गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं सार्वजनिक आय व्यय एवं व्यय का विभाजन। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक आय और व्यय की सीमा ही निर्धारित नहीं करता है, बल्कि यह भी बताता है कि राजकीय व्यय का विभिन्न मदों पर विभाजन तथा राजकीय आय के विभिन्न स्रोतों का निर्धारण कैसे किया जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि राजकीय व्यय के बारे में। अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय को विभिन्न मदों पर इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि प्रत्येक मद पर व्यय की गई सीमांत इकाई से प्राप्त सीमांत सामाजिक संतोष बराबर या लगभग बराबर हो जाए। अर्थात विभिन्न मदों पर किए गए व्यय में सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने पर अधिकतम सामाजिक संतुष्टि संभव है। जैसे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को बहुत सारे समाज कल्याण के कार्य करने हैं, मान लीजिए सड़क निर्माण करना है रोड के लिए, ठीक है। दूसरा मान लीजिए पुलिया का निर्माण करना है, पुल बनाना है। तीसरा देख लीजिए पार्क बनाना है। चौथा अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो कहाँ कैसे करे, इसका डिटर्मिनेशन होगा कि वह हर एक पॉइंट पे, माने मान लीजिए कि जैसे रोड पे कर रहा है तो रोड पे करने से जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है, ठीक है। इसी तरीके से पुलिया के निर्माण के पर जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं पार्क के निर्माण से जो सीमांत उपयोगिता मिल रही, इन सभी से प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता बराबर हो जानी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का ये आप कह सकते हैं कि ये डिसाइड कर सकती है गवर्नमेंट कि कितना कितना खर्च करना है। यानी इससे उससे पता चल जाएगा कि पुलिया निर्माण पे कितना खर्च करना है, रोड के निर्माण पे कितना खर्च करना है, हॉस्पिटल निर्माण पे कितना खर्च करना है। ये पैसे की मात्रा वो क्लासीफाई कर पाएगी गवर्नमेंट कि उसे अपना खर्च किन किन जगह पर कितनी कितनी मात्रा पे करना है। ये डिसाइड होगा मार्जिनल इक्वलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग पॉइंट्स पे कितनी है। इसी प्रकार से आप राजकीय आय की बात करें, करों के भार का वितरण भी विभिन्न स्रोतों पर इस प्रकार किया जाता है। सीमांत इकाई का सीमांत त्याग बराबर हो या लगभग बराबर आए। कि कैसे, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एक व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाती, कोई धनवान व्यक्ति के ऊपर टैक्स और एक गरीब व्यक्ति पर टैक्स लगाती है, इस टैक्स को पे करने में उनके द्वारा जो सीमांत त्याग अनुभव हो रहा है वो जब तक बराबर नहीं आ जाता है, यानी मार्जिनल सेक्रीफाइस ऑफ एक्स व्यक्ति पर्सन एंड मार्जिनल सेक्रीफाइस ऑफ वाई पर्सन, इन दोनों का जब तक बराबर नहीं आ जाता है तब तक गवर्नमेंट क्या टैक्स लगाती रहेगी। और जब ये दोनों जहाँ बराबर आ जाता है, मान लीजिए किसी धनवान व्यक्ति का जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है वह बहुत जल्दी कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही रिच पर्सन है, ठीक है। और मार्जिनल सेक्रीफाइस एक निर्धन व्यक्ति का बहुत जल्दी नीचा चला जाएगा क्योंकि उसके पास में रेवेन्यू के सोर्स कम होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो मार्जिनल सेक्रीफाइस ये जो बराबर करने के लिए गवर्नमेंट को धनवान व्यक्ति पर तब तक टैक्स लगाते रहना पड़ेगा जब तक कि उसका जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है वह निर्धन व्यक्ति के मार्जिनल सेक्रीफाइस के बराबर नहीं आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब सीमांत त्याग को बराबर करने के लिए गवर्नमेंट को तब तक टैक्स लगाते रहना पड़ेगा जब तक कि उपयोगिता सीमांत त्याग जो है धनवान व्यक्ति का कम बराबर नहीं आ जाता है निर्धन व्यक्ति के। तो ये व्यवस्था क्या है, प्रगतिशील करारोपण में भी सहायक होती है। प्रगतिशील करारोपण क्या होता है, इसके द्वारा गरीबों से कम और धनी व्यक्तियों से अधिक आय जुटाकर कुल सामाजिक त्यागों को न्यूनतम किया जा सकता है। इस सिद्धांत के विवेचन के निष्कर्ष में ये बताया जा सकता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत में हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी 3 बातें हैं? पहला है सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत बोझ का सीमांत त्याग बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट, जैसा कि हमने लास्ट आपको ध्यान हो जब हमने देखा था कि सीमांत त्याग की मात्रा भी 30 के बराबर थी और सीमांत उपयोगिता की मात्रा भी 30 के बराबर थी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल सेक्रीफाइस ये दोनों क्या है, बराबर नहीं हो जाए तब तक गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए और टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न
सीमांत त्याग बराबर हो, यानी कि विभिन्न साधनों पर लगाए गए करों का सीमांत त्याग बराबर, यानी एक्स व्यक्ति पर जो लगाया गया कर उससे उसको क्या सेक्रीफाइस हुआ है, इसी प्रकार से वाई व्यक्ति पर कर लगाया उसको क्या सेक्रीफाइस हुआ है, जेड पे लगाया है उसको क्या हुआ है। इसी तरीके से और भी हम ले सकते हैं एन तक कि व्यक्ति को क्या, ये सब बराबर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से विभिन्न मदों पर किए गए सार्वजनिक व्यय से सीमांत संतुष्टि समान हो, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी जो हम अलग अलग व्यक्तियों से जो हमें मिल रही है वह भी बराबर होनी चाहिए। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए पर्सन बराबर मार्जिनल यूटिलिटी बी इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी सी, इस तरीके से होनी चाहिए। तो हमें ये 3 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। आगे है अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की। अगर हम सीमाओं और या कठिनाइयों की बात करें तो जैसा कि डॉल्टन स्वयं ये मानते हैं कि यह सिद्धांत सरल, स्पष्ट और शोधपूर्ण है, पर व्यवहार में प्रयोग उतना ही कठिन है। कठिन क्यों है ये? पहला, त्याग तथा उपयोगिता को मापना कठिन है। आप ये कैसे बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कंज्यूम करने से किसी पर्सन को कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है? इसका कैलकुलेशन करना बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। आप देखिए ये दोनों सेक्रीफाइस और आप कह सकते हैं उपयोगिता, ये दोनों क्या है? भावनात्मक विचार हैं। ये है भावनात्मक विचार हैं, इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ एक और ये है कि उपयोगिता हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल की उपयोगिता किसी रिच पर्सन के लिए अलग होगी, इसी प्रकार से निर्धन व्यक्ति के लिए अलग होगी। तो उपयोगिता पहली बात तो मापनीय है, असंभव है। आप कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है उपयोगिता का मापन करना, असंभव तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है उपयोगिता का मापन करना। और दूसरा ये है कि हर एक व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग होती है, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग उपयोगिता होती है। इसी प्रकार से जब हम सीमांत त्याग की बात करते हैं तो सीमांत त्याग भी हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। टैक्स देने के मामले में एक रिच व्यक्ति का सीमांत त्याग अलग होगा, इसी प्रकार से गरीब व्यक्ति का सीमांत त्याग अलग होगा। तो पहला तो ये मापना संभव नहीं है या आसान नहीं है। और दूसरा, अगर इसे मापा भी जाता है तो यह बहुत विविधतापूर्ण है, क्योंकि हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। नेक्स्ट है विभिन्न करों का भार जानना कठिन। यह सिद्धांत इसलिए भी अव्यवहारिक है क्योंकि करारोपण से होने वाले लाभों तथा हानियों का ठीक ठाक पता नहीं लग पाता है, क्योंकि करों के कारण उत्पादन, उपभोग व बचत पर पड़ने वाले अच्छे बुरे प्रभावों को जानना कठिन है। दूसरा, करों से आय के वितरण पर तथा विभिन्न साधनों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में का प्रभाव भी जानना कठिन है। इसी प्रकार दीर्घकालिक और अल्पकालिक दृष्टिकोणों का अंतर भी कठिनाई उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं राज्य की क्रियाओं में जटिलता। सार्वजनिक वित्त की क्रियाएं राज्य के केवल आर्थिक कारणों से प्रभावित नहीं होती है, वरन यह है उसके गैर आर्थिक, व्यक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक उद्देश्यों से भी प्रभावित होती है। अतः सार्वजनिक वित्त की उपयोगिता तथा त्याग मालूम करना कठिन है। सामाजिक लाभ के माप की आर्थिक कसौटियाँ। आगे हम देखते हैं कि सार्वजनिक वित्त चूँकि जटिल है और विभिन्न करों के मिश्रित प्रभाव और तथा सार्वजनिक आय व्यय के भावात्मक प्रकृति के कारण सीमांत त्याग और सीमांत सामाजिक लाभ को ज्ञात करने की कई आर्थिक कसौटियाँ। इस संबंध में डॉल्टन ने 3 कसौटियाँ बताई हैं। पहला है सुरक्षा एवं शांति। डॉल्टन के अनुसार सामाजिक लाभ की पहली कसौटी राज्य की बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक झगड़ों से रक्षा करना है। अगर गवर्नमेंट अपना खर्च इस तरीके से करती है कि देश में शांति रहती है, बाहरी आक्रमण से हम सुरक्षित रहते हैं, तो इस प्रकार का जो वित्त या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वह अपने आप में अधिकतम सामाजिक लाभ को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये डॉल्टन के अनुसार राज्य की बाहरी एवं आंतरिक नीति शांतिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण होनी चाहिए। अगर राज्य अपने इस उत्तरदायित्व को निभाता है तो सामाजिक लाभों में वृद्धि होती है और इसके अभाव में सामाजिक लाभ घटता है। नेक्स्ट है आर्थिक कल्याण में वृद्धि। अगर सार्वजनिक वित्त से देश में आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है तो वह सामाजिक लाभ को अधिकतम करने में सहायक होती है। आर्थिक कल्याण में वृद्धि 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला है उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है धन के वितरण में सुधार,
तीसरा है आर्थिक जीवन व रोजगार में स्थिरता। आप इसमें देख सकते हैं, अगर सरकार की नीति के कारण उद्योगों में उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, साधनों का सबसे अच्छा उपयोग होता है, उद्योगों में सुधार होता है उनके आकार और स्वरूप में, और तो ये क्या है, अपने आप में आर्थिक कल्याण में वृद्धि करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उत्पादन में वृद्धि होगी तो लोगों के पास में बहुत अधिक मात्रा में वस्तुएं मिल पाएंगी, उनको प्राप्त हो पाएंगी, और जैसे ही उनका कंजप्शन बढ़ेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ये आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देगा। इसी प्रकार उद्योगों के लिए सरकार खुद व्यय करे, सहायता दे, तो ये सारे क्या है, आर्थिक कल्याण है और सामाजिक लाभ में भी वृद्धि कर रहे हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अगर सार्वजनिक वित्त से उत्पादन शक्ति में सुधार हो, उत्पादन के संगठन में सुधार से बेरोजगारी का समापन हो, रोजगार में वृद्धि हो, उत्पादन में कुशलता और मितव्ययता आवे, उत्पादन के स्वरूप आकार में सुधार से समाज की आवश्यकताएं सर्वोत्तम ढंग से पूरी की जा सके, तो उससे समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है धन के वितरण में सुधार। आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए धन के वितरण में सुधार भी जरूरी है। डॉल्टन ने बताया है कि धन के वितरण की विषमता को दूर करना इसलिए वांछनीय है कि एक तो व्यक्ति और परिवारों को आय अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगी और उनकी आय उपभोग करने की शक्ति के अनुसार होगी। इसी प्रकार आय के वितरण में तीव्रगामी उच्चावचनों को कम करना भी अधिक स्थायित्व के लिए आवश्यक है। धन वितरण में सुधार से क्या क्या होगा? सीधा सा है इसका लॉजिक, आप ये देखिए कि टैक्स लगाने से अमीरों के ऊपर टैक्स लगाने से, धनवान के ऊपर टैक्स लगाने से, और उसको उस टैक्स का जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है उसको गरीबों के हितों के लिए व्यय करने पर आप होगा क्या, इससे आर्थिक विषमता में कमी आएगी। तो आप कह सकते हैं कि धन वितरण में सुधार आर्थिक विषमता में कमी करेगा। नेक्स्ट, वितरण में सुधार से आय में उच्चावचों को कम करना है, विशेषकर गरीबों की आय में उतार चढ़ाव कम है। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन व रोजगार में स्थिरता। आर्थिक कल्याण की वृद्धि के लिए सार्वजनिक वित्त से आर्थिक जीवन व रोजगार में अधिक स्थिरता लाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए लोक वित्त से उनमें स्थायित्व का प्रयत्न सामाजिक लाभ को बढ़ाने में सहयोग देता है। नेक्स्ट है भविष्य पर अच्छा प्रभाव। डॉल्टन के शब्दों में राजनीतिज्ञ वर्तमान से अधिक भविष्य का संरक्षक है। व्यक्ति मरते हैं पर तो समाज जिसके वे अंग है सदा जीवित रहता है। इसलिए राजनीतिज्ञ को वर्तमान में कम सामाजिक लाभ की तुलना में भविष्य में अधिक सामाजिक लाभ को महत्व देना चाहिए। अधिकतम सामाजिक लाभ के संबंध में श्रीमती उर्सुला हिट्स के विचार अगर हम देखें तो उन्होंने इसकी अलग कुछ भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। इनके अनुसार लोक वित्त की किसी भी नीति व लोक कार्यों की उपयुक्तता, यानी आप लोक नीति को अगर जांचना चाहते हो और इसके कार्यों की उपयुक्तता को जांचना चाहते हो तो इन्होंने जो कसौटियाँ बताई है वह है, पहली उत्पादन आदर्श और दूसरी है उपयोगिता आदर्श। उत्पादन आदर्श क्या बताता है कि सार्वजनिक वित्त की प्रत्येक नीति का अंतिम उद्देश्य अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि है और इनकी पूर्ति उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की अधिकतम वृद्धि में ही निहित है। हिट्स के शब्दों में, श्रीमती हिट्स के शब्दों में, उत्पादन को अधिकतम करने की शर्त यह है कि उत्पन्न वस्तुओं के स्थिर रहने की दशा में साधनों के वितरण में परिवर्तन करके दूसरी वस्तुओं का उत्पादन कम किए बिना एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना असंभव हो। यानी उत्पादन को अधिकतम करने की इन्होंने शर्त क्या बताई है कि साधनों का इस प्रकार से पुनर्वितरण किया जाना चाहिए कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगे हुए साधनों को हटा देने से, किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन में उन साधनों को लगाने से तो लगाए तो दूसरे वस्तु के उत्पादन में वृद्धि भी ना हो और पहले जो पहले जहाँ से साधन आपने हटाए हैं उसमें परिवर्तन करने, माने थोड़ा सा परिवर्तन करने से उनमें कमी आ जाए और दूसरे में वृद्धि हो जाए। तो ये इन्होंने सीमा बताई है। आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से रीड आउट करिए। उत्पादन को अधिकतम करने की शर्त क्या है? उत्पन्न वस्तुओं को स्थिर रहने की दशा में साधनों के वितरण में परिवर्तन करके, साधनों के वितरण में परिवर्तन करके दूसरी वस्तु का उत्पादन कम किए बिना, ठीक है, यानी आप किसी एक वस्तु से साधन हटा रहे हो तो उसके तो साधन हटाने से उत्पादन कम होगा, तो आपको क्या है कि उत्पादन कम किए बिना एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना। यानी यहाँ से साधन हटा रहे हो तो यहाँ से आपको इसका उत्पादन कम किए बिना ये साधन अगर आप किसी दूसरे
वस्तु के उत्पादन में लगा देते हो, तो यहाँ तो उत्पादन बढ़ेगा डेफिनेटली, लेकिन यहाँ उत्पादन कम नहीं होना चाहिए। तो ये इन्होंने एक सीमा बता दी है। सीमा आगे देखिए, उपयोगिता आदर्श। उपयोगिता आदर्श में देखिए, यह लोक वित्त नीति की उपयोगिता का दूसरा आधार है। हिट्स श्रीमती हिट्स के अनुसार उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है जब एक व्यक्ति की संतुष्टि को कम किए बिना, ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिए, कम किए बिना दूसरे की संतुष्टि बढ़ाना संभव ना हो सके। यानी आप किसी एक व्यक्ति से वस्तुएं ले रहे हो और किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो, तो दूसरे व्यक्ति की तो संतुष्टि बढ़ेगी, लेकिन जिससे आप ले रहे हो उसकी संतुष्टि कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कब नहीं होगी? अगर उसके पास में यह वस्तु एक्स्ट्रा होगी तभी कम नहीं होगी। अगर उसके पास में यह आवश्यकता के स्तर तक के बराबर रहेगी तो और फिर आप उससे वस्तुएं लोगे तो वह क्या है, उसकी सीमांत संतुष्टि में कमी निश्चित रूप से आएगी। अधिकतम श्रीमती हिट्स के उत्पादन आदर्श एवं उपयोगिता आदर्श भी सैद्धांतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। इनमें व्यवहारिकता लगता है, फिर भी लोक वित्त नीति का यह निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना निश्चित उद्देश्य के नीति का जलपोत यानी जो जल में तैरने वाला जलयान है, पतवार विहीन है और विशेष हितों की बहती लहरों की इच्छा पर निर्भर है। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की अब हम आलोचनाएं देख लेते हैं। इनकी आलोचनाओं में वही है, मापने में कठिनाई है इनको। नेक्स्ट है, करों को भार स्वरूप मानना गलत। आप प्रत्येक प्रकार के टैक्स को गलत नहीं मान सकते हो। कुछ टैक्स अच्छे भी होते हैं। कैसे? अगर मादक वस्तुओं के ऊपर या आप कह सकते हैं नशीली हानिप्रद वस्तुओं के ऊपर अगर टैक्स लगाया जाता है तो ये टैक्स अपने आप में अच्छे हैं। तो जबकि यहाँ क्या माना गया है कि प्रत्येक प्रकार का टैक्स अनुपयुक्त है, अनुचित है। आगे है अवास्तविक मान्यता। इस सिद्धांत में संतुलित बजट की मान्यता स्वीकार की जाती है। ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोनों बराबर रहने चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो मंदी काल में अगर गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा करती है अपनी इनकम से भी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से तेजी काल में अगर गवर्नमेंट खर्चा कम करती है तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये मान्यता जो इन्होंने ली है वह अवास्तविक है। नेक्स्ट है, भविष्य में लाभ का माप कठिन। सरकार वर्तमान में कर लगाती है, उसके वर्तमान में त्याग से जो कष्ट होता है और सरकार द्वारा इस राशि को भविष्य में लाभ की दृष्टि से खर्च किए जाने से जो लाभ की आशा की जाती है उसकी तुलना व माप प्राय कठिन है। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का विशेष महत्व नहीं है। अगर आप देखेंगे टैक्स लगाती है तो इंस्टेंटली लोगों को क्या है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। यानी लोगों को सेक्रीफाइस तो आज के समय करना पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट उस टैक्स को खर्च करेगी, टैक्स को खर्च करने के बाद में लोग उसका लाभ उठाएंगे, तो वो लाभ प्राप्त करने में और जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है इन दोनों में समय अंतराल आ जाता है। इसके साथ ही वापस वही बात आ जाती है कि इसकी तुलना करना, इसको मापना अपने आप में कठिन हो जाता है। निष्कर्ष अगर हम देखते हैं कि उपयुक्त तो सभी आलोचनाएं सही हैं अपनी जगह पे, बिल्कुल, कि इनका मापन नहीं किया जा सकता है, त्याग का, उपयोगिता का इनका मापन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद यह सिद्धांत राजस्व नीति के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में मार्गदर्शन करता है। अगर राजस्व कार्यों से देश में आंतरिक शांति एवं बाहरी सुरक्षा बढ़ती है, उत्पादन में वृद्धि एवं वितरण में सुधार से आर्थिक जीवन एवं रोजगार में स्थिरता आती है, उत्पादन एवं उपभोग में साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है और भविष्य उज्जवल बनता है, तो निश्चित रूप से लोक वित्त से सामाजिक लाभ में वृद्धि होती है। इन निश्चित उद्देश्यों के अभाव में हम लोक वित्त की क्रियाओं को सही दिशा एवं गति प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत लोक वित्त की क्रियाओं का उपयोगी मार्गदर्शक सिद्धांत